हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 2 का आज हम लोग लास्ट चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में अल्पसंख्यक एवं स्त्रियां। ये सारे जो चैप्टर्स आपने सॉल्व किए ना, ये सब के सब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एमए के बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जिनको मैं बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब वो है इंपॉर्टेंट। 90% चांसेस है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों का लास्ट चैप्टर है और आप लोग प्लीज़ फीडबैक दिया करिए और इस चैनल को भी सपोर्ट किया करिए। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप लोग कम से कम। और आप लोग जो भी कहोगे, अगर कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे बताया करो कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग मैं शॉर्ट वीडियोस बना दूँगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो जो धार्मिक आधार पे छोटा हो या जो भाषाई आधार पे छोटा हो, जिसकी सांस्कृतिक दशाएं बहुसंख्यकों से भिन्न हो, या अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है उसकी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डी वाला। अल्पसंख्यक समुदाय हम किसको कहेंगे, ऐसा ना ही कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, इसको हम परिभाषित नहीं कर किया गया है अभी तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और हाँ बच्चों, आप लोग एग्ज़ाम दे करके आओगे ना, तो मुझे प्लीज़ बताना कि इन वीडियोस से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। ठीक है, ज़्यादा आए हैं, कम आए हैं, कैसा पेपर हुआ है, सब कुछ मुझे कम से कम बता तो देना। आप लोग कभी भी फीडबैक नहीं देते हो। ठीक है, एग्ज़ाम हो उसके बाद मुझे प्लीज़ आकर के कमेंट सेक्शन में बता देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, समाजशास्त्रीय आधार पर समाज के किस भाग को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता? समाजशास्त्रीय आधार की बात हो रही है, समाज के किस भाग को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता? संख्या के में कम होने के बाद भी जिसे समानता के अधिकार प्राप्त हो, जो बहुसंख्यक समुदाय के अधीन हो, जिसकी प्रकृति बहुसंख्यकों से हीन समझी जाती हो, या जिसके साथ बहुसंख्यक लोग भेदभाव का व्यवहार करते हो, तो किसे अल्पसंख्यक नहीं कहा जाएगा? तो समाजशास्त्रीय बेस की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है। संख्या में अगर कम भी है और उनके साथ समानता के अधिकार हैं, उनको मिले हुए हैं, तो उनको हम अल्पसंख्यक में नहीं रखेंगे। अल्पसंख्यक में क्यों रखते हैं? ताकि उनको हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। और हाँ बच्चों, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लिया करो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है तो हम आपको वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो एक बार चेक ज़रूर कर लिया करो, चाहे कोई भी वीडियो देखो मेरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है? भारत के केरल राज्य की बात हो रही है, तो कौन सा अल्पसंख्यक नहीं है, मतलब बहुसंख्यक है? हिंदी भाषी है अल्पसंख्यक, तेलुगु भाषी है, तमिल भाषी है, मलयालम भाषी अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि बहुसंख्यक है। ठीक है, भारत के नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में जिसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा वो कौन है? जो आपका मेघालय और नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्य है ना, यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल कम्युनिटी। और यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो बहुत तेज़ी से क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट कर रही हैं। तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में किसको अल्पसंख्यक कहेंगे हम? फिर हिंदुओं को कहेंगे। हिंदू कम है, ट्राइब्स ज़्यादा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, जिस समुदाय की संजातीय विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से भिन्न होती हैं, भारत में उसे क्या कहा जाता है? संजातीय विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से भिन्न होती हैं, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से अलग होती हैं। जिस समुदाय की बात हो रही है वो कौन सा समुदाय होगा आपका? अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा 2-3 बार। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका कथन और कारण दिया हुआ है, चूज़ करना है हमें। संपूर्ण भारत में धार्मिक आधार पर किसी भी एक समुदाय को अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक नहीं कहा जा सकता।
धार्मिक आधार पर किसी भी एक समुदाय को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अभी तक एमसीक्यू जितने भी सॉल्व किए आपको इतना आइडिया लग गया है कि धार्मिक आधार पर सिर्फ और सिर्फ हम नहीं कह सकते कि आप अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। भारत के विभिन्न राज्यों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय एक दूसरे से भिन्न है। बिल्कुल सही है। अगर भारत के बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जाओ तो आपको हो सकता है, देखो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, एक एक्स स्टेट है, एक वाई स्टेट है, हो सकता है यहाँ पर कम हो क्रिश्चियंस, है ना, और हिंदू ज़्यादा हो, तो यहाँ पे क्रिश्चियंस को हमने कह दिया अल्पसंख्यक। या हो सकता है यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हो और हिंदूज़ कम हो, तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुसंख्यक है। तो देखो यहीं पे हम अल्पसंख्यक कह रहे थे क्रिश्चियंस को और यहाँ पे हमने बहुसंख्यक कह दिया। तो पूरे भारत को आप नहीं कह सकते किसी भी धर्म के आधार पर कि हाँ ये समुदाय अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में सबकी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी दशा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला एक कारण है? इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न करने का क्या कारण है? धार्मिक विचारधारा में अंतर, राजनीतिक दलों के स्वार्थ, वेशभूषा के प्रतिमान में अंतर तो कभी नहीं होगा, कानूनी विभेद। तो बताओ कौन सा आंसर सही है। अभी तक जितना भी आपने अभी तक एमसीक्यू सॉल्व किया ना, बाकी सारे चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, पहले वाले वीडियोस की बात कर रही हूँ, तो आराम से देखा होगा तो आराम से बता सकते हो कि राजनीतिक दलों के स्वार्थ की वजह से ही हम सब में, मतलब दो तरीके के लोगों में तनाव उत्पन्न होता है। ये राजनीतिक दलों का काम होता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है आपका। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की और वो किस वर्ष की है? आपको ईयर बताना है। ठीक है, ईयर बताना है। तो 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई। लर्न कर लीजिए। धर्म काल में स्त्रियों को विभिन्न अधिकारों से वंचित करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? तो मनुस्मृति का नाम सुना है? तो स्मृतिकारों में ने बहुत ज़्यादा स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। धर्मशास्त्र काल की बात हो रही है। 10th क्वेश्चन क्या है आपका। ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न किस समाज सुधारक ने किया? विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन सा सोसाइटी स्थापना की गई थी? ज़रा मुझे बताओ किस समाज की स्थापना की गई थी जिसमें विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था? और इसका आंसर क्या होगा आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए फेमस है। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। बच्चों प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या कमेंट सेक्शन, या नहीं मतलब दोनों, कुछ ना कुछ अगर मिसिंग होता है यहाँ पर तो वो सब वहाँ तुरंत मेंशन हो जाता है। आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। भारतीय स्त्रियों की निम्नलिखित में से किस स्थिति अच्छा, भारतीय स्त्रियों की अगर निम्न स्थिति है तो उसका आधारभूत कारण क्या है? तो अंग्रेजों की नीति या औद्योगिकीकरण या संयुक्त परिवार की संरचना या मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। तो अगर स्त्रियों की निम्न स्थिति होगी तो अगर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होगी तो ये तो बहुत पॉजिटिव है, कि बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन औद्योगिकीकरण में भी अच्छा चीज़ होता है ये कि स्त्रियों को भी काम करने का मौका मिलता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। हाँ, ये बात अलग है कि स्त्रियों को वेजेस कम दिए जाते हैं, वहाँ पे उनका अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लेकिन आज़ादी तो मिलती है एटलीस्ट। अंग्रेज़ों की ऐसी कोई नीति नहीं थी जिसमें स्त्रियों की स्थिति को निम्न किया जाए, बल्कि हमारे यहाँ की संयुक्त परिवार की संरचना ऐसी है जहाँ पर स्त्रियों को निम्न स्थान दिया जाता है। उनको इनफैक्ट कोई भी जो है डिसीज़न लेने की क्या कहेंगे, फ्रीडम ही नहीं है। उनको कोई हक ही नहीं है कि वो कोई भी डिसीज़न ले पाए। ठीक है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है, घर की ज़रूरतों को पूरा करना है, घर में जितने भी लोग हैं। तो जो संयुक्त परिवार संरचना थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी स्त्रियों के लिए। 12th क्वेश्चन क्या है आपका। भारत में 19वीं शताब्दी में
अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। निम्नलिखित में से समाज सुधारकों का सही समूह का चयन करना है हमें, जिन्होंने स्त्रियों के सुधार की बात करी, वो भी कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अभी आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुन ही लिया है ऊपर वाले ऑप्शन में। इसके अलावा महर्षि दयानंद ने और रनाडे ने, इन दोनों लोगों ने भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर बहुत ज़्यादा काम किया है ना। अब देखते हैं हम लोग, ये सूची है जिसका मिलान करना है हमें, तो देखते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो इनका तो पहले ही लगा दो, है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की अगर आपको पता हो तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, लर्न कर लो। देन स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर काम किया, स्त्री शिक्षा पे काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने समताकारी सामाजिक कानून की बात करी। ठीक है, क्लियर, लिख लो पॉइंट्स। फिर से आ गया स्टेटमेंट और रीज़न। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये आपकी बुक में बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी गलत दिए हुए हैं जो आपका, अच्छा ठीक तो है। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर जो है किससे रिलेट करते हैं? स्त्री शिक्षा से रिलेट करते हैं ना। मुझे लगा यहाँ पर ब्रह्म समाज लगाया था पहले, तो ये याद रखना कि ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय ने किया, जो ब्रह्म समाज है वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ये गलत है ना। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर तो आवश्यकता पर बल तो दिया कि स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की, ये राजा राम मोहन राय ने की है। तो कथन सही है, कारण गलत है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 15th देखते हैं हम लोग। पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 33% स्थान सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्त्रियों को पंचायत में 33% आरक्षण मिला हुआ है, और ये अधिनियम 1992 में पारित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेना। ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या है आपका? स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता के बाद ऐसा क्या हुआ कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया? संस्कृतिकरण में वृद्धि हुई, एकाकी परिवारों में वृद्धि हुई, या ब्रह्म समाज के का सुधार आंदोलन था उसकी वजह से, ये समन्वित ग्रामीण विकास योजना? तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी स्त्रियों की कि वो संयुक्त परिवार में रहती थी, और संयुक्त परिवार में जब रहती थी तो उन पे कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। मतलब माइक्रो लेवल पे ही स्त्रियों पर शोषण होने लगा। तो इन बाकी चीज़ों की हम बात ही क्या करें। तो जब एकाकी परिवार हुए, लोग इंडस्ट्रीज़ में जाकर के काम करने लगे, और संयुक्त परिवार टूटे, लोगों ने अपना नगरों में जाकर के परिवार बसाना शुरू किया, वो भी कौन सा? एकाकी, न्यूक्लियर फैमिली। तभी स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, जब नगरों में गए तो वहाँ पे स्त्रियों ने भी साथ में काम करना शुरू किया इंडस्ट्रीज़ में। तो क्या हुआ, दोनों में कॉन्फिडेंट आया, दोनों ने मतलब स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ मिल कर के काम करने लगे। ठीक है, दोनों में इक्वलिटी का जो भावना थी वो आई कि हाँ दोनों इक्वल हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह, मतलब एकाकी परिवार जो है ना, वो ही एक रीज़न है कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर वाला भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट था। 1975 इसका आंसर है। ठीक है, याद कर लो, महिला वर्ष, वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975। निम्नलिखित में से कौन
एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या है? संपत्ति के अधिकारों से वंचित होना, पर्दा प्रथा का प्रचलन, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध या सारे के सारे? तो इनमें से कोई एक प्रमुख समस्या पूछी है तो स्त्रियों के विरुद्ध अपराध बहुत बड़ी समस्या है आज। बाकी चीज़ें तो बाद में, उनको बाहर निकलने से ही घबराहट होती है क्योंकि इतने अपराध होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक होती है, कितना ज़्यादा होता है क्राइम। 19th क्वेश्चन क्या है? भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? देखो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 को। फिर जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष भारत का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत दुर्बल अत्यधिक गरीब महिलाओं को नाम मात्र की कीमत पर एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए? तो वो आपकी उज्ज्वला योजना थी। ओके बच्चों, प्लीज़ फीडबैक दीजिए प्लीज़। आप लोग बिल्कुल भी नहीं देते हो, मुझे बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं मिलती आप लोगों को के लिए काम करने के लिए। आप लोग मुझे बताओ कि कैसा पेपर हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं इससे कि नहीं आ रहे हैं, वो सब मुझे बताया करो, ठीक है। वापस एग्ज़ाम देने के बाद आया करो और चीज़ों को बताया करो, ठीक है। और हाँ, सारी चीज़ें चेक कर लिया करो वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन।